हेलो एंड वेलकम टू द फ्यूचर कोचिंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज की जो हमारी जीएस की क्लास है उसमें हम स्टार्ट करेंगे और पढ़ेंगे और जानेंगे हर्षवर्धन के बारे में। तो हर्षवर्धन जो है ये 6th सेंचुरी के आसपास जो एक साम्राज्य इनका था, वो साम्राज्य उतना बड़ा नहीं था, लेकिन इस साम्राज्य की इम्पोर्टेंस इतनी है कि आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर, तो गुप्त एम्पायर जो है उसके डिक्लाइन के बाद, उसके पतन के बाद जो एक पावर उभरी थी नॉर्थ इंडिया में, और वो पावर थी हर्षवर्धन के नाम से, जो कि हर्षवर्धन की राजधानी थी। और कन्नौज, बाद में पहले थानेश्वर और उसके बाद उन्होंने राजधानी बना ली थी कन्नौज। और कन्नौज फिर एक बहुत इम्पोर्टेंट सेंटर बन गया था, और ये बहुत इम्पोर्टेंट सेंटर बन गया था फॉर द पावर्स ग्रैबिंग। के बाद में फिर गुर्जर, प्रतिहारा और पाला ने भी कन्नौज को अपने कब्जे में करने की जो है कोशिशें की, और उसमें बारी बारी से इन सभी ने राज किया। तो हर्षवर्धन का राइज जो है वो होता है आफ्टर द डेथ ऑफ द लास्ट रूलर ऑफ गुप्ता एम्पायर। तो गुप्ता एम्पायर में टिल द टाइम ऑफ स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त के टाइम तक तो हुन इन्वेजन का स्कंदगुप्त ने सामना किया था, लेकिन जब स्कंदगुप्त की डेथ हो गई उसके बाद जो उसके सक्सेसर रहे वो हुन इन्वेजन्स का मुकाबला नहीं कर पाए और एम्पायर को उतना इंटैक्ट नहीं रख पाए जितना कि उस वो उनके पूर्वजों के टाइम पर था, या उनसे पहले जो राजा थे उनके टाइम पर था। तो उसके बाद जो है एक ये हर्षवर्धन जो है ये बिलोंग करते थे एक पुष्यभूतिज जो कि ड्यूटरीज थी, गुप्तास की, उनसे। और जैसे ही हुन इन्वेजन हुए और गुप्तास की पावर जो है वो कम हुई, तो इन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी, यानी कि ये फिर फिड्यूटरीज नहीं हुए। तो फिड्यूटरीज जो वर्ड है ये यूरोप से ही है, और फिड्यूटरीज हमारे यहाँ पर भी होते थे। तो फिड्यूटरी का मतलब बेसिकली होता था कि वो लोग जो कि गवर्नमेंट जो भी रूलिंग होती थी, जो भी किंगडम का एम्परर होता था, सम्राट होता था, या एम्पायर के प्रति जो कि आर्मी की हेल्प देते थे और वो उसी से रिलेटेड रहते थे। यानी कि फिड्यूटरीज जो है वो एम्परर के अंडर काम करते थे, और वो जरूरत आने पर एम्परर को मिलिट्री हेल्प देते थे। लेकिन बाद में इन्होंने इंडिपेंडेंस घोषित कर दी, और ये वर्धना नाम से जाने जाते थे, और इनकी राजधानी थी थानेश्वर, जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट रूलर जिसके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा दैट इज हर्षवर्धन, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्या क्या हुआ वो कहानी में नहीं जाना है, जो एग्जाम के हिसाब से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हम सिर्फ वहीं तक करेंगे। तो हर्षवर्धन के बारे में जानने से पहले हमें कुछ सोर्स जानने होंगे। क्या क्या सोर्स है, किन किन सोर्सेस से हमें पता चलता है कि हर्षवर्धन एक मतलब एक महान राजा थे, और उसके बाद उन्होंने नॉर्थ इंडिया में 6th सेंचुरी से 600 से लेकर के 647 तक राज किया, और आज तक भी हर्ष का नाम जाना जाता है। तो सबसे पहले इसमें हेडिंग अप आज की डालेंगे दैट इज हर्षवर्धन। हर्षवर्धन, और फिर टाइम पीरियड भी आप इसका डाल ही लीजिए, सरका 600 से 647 एडी। तो सरका 600 से 647 एडी जो है इनका रूल रहा है। अब हम इसमें कुछ इनके स्रोत के बारे में भी पढ़ते हैं। स्रोत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जानने के लिए कि हमारे पास एविडेंसेस भी है कि वो जो पर्टिकुलर नॉलेज या हमें जानकारी मिली है वो कहाँ से मिली है। तो सोर्सेज में सबसे पहले एक बुक का नाम आता है दैट इज हर्ष चरित्र। हर्ष चरित्र आप याद रखेंगे, हर्ष चरित्र। हर्ष चरित्र जो है ये बाण भट्ट ने लिखी है, इसे याद रखेंगे। बाण भट्ट जो है ये हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट थे। बाण भट्ट हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट थे। हर्ष चरित्र के अलावा रत्नावली, रत्नावली और प्रियदर्शिका, रत्नावली,
प्रियदर्शिका और नागनंदा। इसका पूरा नाम है नागनंदा। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंदा। नागनंदा। अब रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागनंदा किसने लिखे हैं? ये खुद हर्षवर्धन ने लिखे हैं, क्योंकि हर्षवर्धन एक स्कॉलर भी थे और उन्होंने ये किताबें खुद लिखी हैं। नागनंदा। उसके अलावा एक चाइनीज ट्रेवलर भी हमारे यहाँ उस दौरान आया था, जिसका नाम था वेन सांग, जिसको च्वांग यांग भी कहते हैं, लेकिन हमारे हिंदी प्रोनाउंसिएशन में हम वो नाम नहीं पढ़ पाएंगे, तो उसका नाम जो है वेन सांग उसको कहते थे। ये हर्षवर्धन के राज्य में भारत आया था। और इसका अगर रखेंगे तो इसका चीनी यात्री। तो ये एक चाइनीज यात्री था, फॉरेन ट्रैवलर, जो कि भारत आया था। बेसिकली किस पर्पस से भारत आया था? ये हमारे यहाँ पर आया था एक वो लेकर के, एक जील लेकर के, जिसे कह सकते हैं आपकी, बेसिकली इसका जो पर्पस था, यहाँ से बौद्ध मैन्युस्क्रिप्ट या प्रतिलिपियां, इसे हिंदी में इंग्लिश में ही लिखिएगा मैन्युस्क्रिप्ट, क्योंकि बौद्ध मैन्युस्क्रिप्ट इकट्ठा करने, कलेक्ट करने, या कह सकते हैं एकत्र करने, बौद्ध मैन्युस्क्रिप्ट एकत्र करने के लिए ये यहाँ आया था। तो वेनसांग आया। और इसके अलावा जो हमारे पास कुछ सोर्सेज हैं वो है सोनपत इंस्क्रिप्शन, सोनपत लेख, ये शिलालेख भी लिख सकते हैं, क्योंकि इंस्क्रिप्शन थे, शिलाओं पर थे और पत्तियों पर थे। सोनपत इंस्क्रिप्शन, शिलालेख। एक इंस्क्रिप्शन और है, उसका नाम है बंसखेरा, और सोनपत है, मधुबेन प्लेट इंस्क्रिप्शन है, और बंसखेरा। मधुबेन प्लेट इंस्क्रिप्शंस हैं, मधुबेन प्लेट और बंसखेरा। तो बंसखेरा का नाम इसलिए याद रखना है क्योंकि बंसखेड़ा इंस्क्रिप्शन जो है इसमें हर्षवर्धन के सिग्नेचर भी है, मतलब हर्षवर्धन के वहां पर आपको हस्ताक्षर भी मिले हैं, हर्षवर्धन के हस्ताक्षर। सही लिख रही हूँ, मेरी हिंदी इतनी खराब हो गई। हस्ताक्षर, ठीक है। बंसखेड़ा में हर्षवर्धन के हस्ताक्षर भी हैं। तो मेनली जब भी हम किसी रूलर के बारे में, बेसिकली सिर्फ एक रूलर के बारे में नहीं, किसी पर्टिकुलर एम्पायर के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं, तो हमें स्रोत पता होना जरूरी है। जैसे कि आप इसको देखेंगे हमारी हर क्लास में, अब मैंने आपको स्रोत के बारे में जरूर बताया है, क्योंकि स्रोत बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर वो हिस्ट्री सच है भी तो वो क्यों सच है और इसके एविडेंसेस हमें कहाँ कहाँ से मिले। स्रोत से आपके पास बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि हमने स्रोत की बात अगर हम स्टार्ट करें, तो हमने स्टार्ट किया था मगध एम्पायर से। तो मगध एम्पायर के क्या क्या सोर्सेस थे हमारे पास? हमारे पास चाणक्य की किताब है, हमारे पास पुराण है, हमारे पास उपनिषद है, हमारे पास जातक कथाएं हैं। तो उन सोर्सेस से हमें पता चलता है। फिर हमने मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ा, तो हमारे पास मुद्रा राक्षस है, देवी चंद्रगुप्तम है, बहुत सारी बुक्स हैं। गुप्ता एम्पायर के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे कि इलाहाबाद इंस्क्रिप्शंस हैं, और दिल्ली में जो मेहरौली इंस्क्रिप्शन है उसके बारे में भी हमने। तो सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऐसे ही हर्षवर्धन के कौन कौन से सोर्सेज है? हर्ष चरित्र किसने लिखी है? बाणभट्ट ने। और रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंदा ये लिखी है हर्षवर्धन ने। और ट्वेनसांग एक चीनी यात्री भारत आया था, वो आया था बौद्ध मैन्युस्क्रिप्ट एकत्रित करने, यानी कि बुद्धिस्ट जो मैन्युस्क्रिप्ट है, जो जो लिखी हुई किताबें हैं, जो जो कुछ भी पुस्तकें लिखी हुई हैं, उनको वो यहाँ कलेक्ट करने के लिए आया। तो बेसिकली वो बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए यहाँ आया था, और वो हर्षवर्धन के राज्य में यहाँ आया था।
उसके अलावा सोनपत इंस्क्रिप्शन यानी शिलालेख, मधुबन प्लेट के इंस्क्रिप्शन और बंसखेड़ा में हर्षवर्धन के सिग्नेचर भी मिले हैं। तो ये हमारे पास एक सोर्स है जिसको आप जानेंगे और आपको इसमें से क्वेश्चन भी मिलते हैं। तो अब आते हैं वापस से हर्षवर्धन के पास। तो हर्षवर्धन जो है ये किस फैमिली से बिलोंग करते थे? ये थे पुष्यभूतिज। तो ये कौन थे? पुष्यभूति। जैसे आज के समय में होते थे ना जमींदार वगैरह, तो ऐसे ही पुष्यभूति थे। ये पुष्यभूति थे और इनकी जो पहली राजधानी थी, जो इनकी राजगद्दी थी और वहां पर था इनका एम्पायर छोटा सा, वो था प्रेजेंट डे हरियाणा है, वहां पर वहां के ये रहने वाले थे, थानेश्वर थे। तो पहली जो इनकी राजधानी थी वो थानेश्वर थी, वहां के रहने वाले थे। फिर इसको लेकर एक छोटी सी स्टोरी है जिसको बहुत शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगी। हुआ ऐसे था कि इन कन्नौज में जो रूल कर रहे थे मोखारी रूलर, तो मोखारी रूलर को इन्होंने मोखारी रूलर जो थे वहां पर इन्होंने अपनी बहन का विवाह करवाया हुआ था राजश्री का। तो हुआ ऐसा था कि बंगाल के जो रूलर थे शशांका ने मोखारी रूलर की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। और वहां पर जो है ये इनके भाई को भी उन्होंने मार दिया था, राज्यवर्धन को। तो क्योंकि हर्षवर्धन के भाई को मार दिया था और बहन को बचाने के लिए वहां पर गए, तो इन्होंने फिर वहां पर अपनी मतलब सिस्टर को वहां से बचाया और उसके बाद जो है शशांका को भी इन्होंने मार दिया था। तो बेसिकली उसके बाद एक मजबूरी बन गई कि इनको राजगद्दी पर बैठना पड़ा क्योंकि भाई की भी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद जो है हर्षवर्धन, और कन्नौज जो है उस समय मोखारी रूलर के अंडर में था। और जब क्योंकि मोखारी रूलर की हत्या कर दी थी शशांका ने और कन्नौज की जो मतलब हकदार थे उनकी बहन थी, तो उसका जो रूल करना स्टार्ट कर दिया था, फिर हर्षवर्धन ने कन्नौज को भी संभालना खुद शुरू कर दिया और बाद में इन्होंने अपनी राजधानी शिफ्ट कर ली थानेश्वर से कन्नौज। तो राजधानी शिफ्ट हुई थी कन्नौज में। तो कन्नौज में इन्होंने अपनी राजधानी शिफ्ट कर ली और हर्षवर्धन ने वहां के जितने रूलर थे आसपास के उन सबको हराया था। और ऐसा भी माना जाता है कि इन्होंने पुलकेशिन चालुक्य रूलर को भी हराया है। लेकिन आईहोल इंस्क्रिप्शन कुछ और कहता है। तो आईहोल इंस्क्रिप्शन जो है इसे हिंदी में तो यही लिखते हैं, बट इंग्लिश में तो आईहोल टाइप इसको पढ़ा जाता है, पर इसको हिंदी में कैसे लिखते हैं ये नहीं समझ आ रहा। ए होल, या तो ए होल है या फिर ये इस तरह से लिखा जाता है जिसे कहते हैं आई होल इंस्क्रिप्शन। तो हम क्योंकि हिंदी से हैं तो हम उसे आई होल ही पढ़ेंगे। तो आई होल इंस्क्रिप्शन में ऐसा लिखा हुआ है कि पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को हरा दिया। पुलकेशिन ने, ये बात एग्जाम में नहीं पूछी जाती है लेकिन पूछ लेते हैं कि आई होल इंस्क्रिप्शन किससे संबंधित है, तो पुलकेशिन सेकंड, ये चालुक्यन रूलर है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो आई होल इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को हराया था। हर्षवर्धन को हराया था, हर्षवर्धन को हराया। तो ये इनके बारे में कहा जाता है। और हर्षवर्धन जो है, सबसे महत्वपूर्ण बात इनके बारे में आपको याद रखनी है कि इन्होंने भी बौद्ध धर्म अपनाया था। उस समय जब बौद्ध धर्म गायब होने की कगार पर था, उस समय इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। तो बौद्ध धर्म इन्होंने अपनाया, ये बात बहुत उसमें लिखनी है आपको याद करके कि ऐसा पूछा जा सकता है कि हर्षवर्धन ने कौन सा धर्म अपना लिया था, किस धर्म के अनुयायी थे, तो इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। बौद्ध धर्म अपना लिया। अब बौद्ध धर्म चूंकि इन्होंने अपना लिया था और तो उसके बाद इन्होंने बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस करवाई और वहां पर बहुत सारी बैठकें होती थी। और इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी ऐसा कहा जाता है कि हर्षवर्धन जब जाते थे तो ये अपनी सारी चीजें दान कर देते थे। तो इनके बारे में ये चीज भी कही जाती है कि अपनी सभी चीजें दान कर देते थे जब भी ये जाते थे मठों पर और मोनास्ट्रीज में। तो इनके समय में एक बहुत इम्पोर्टेंट जो विश्वविद्यालय जिसके बारे में हमें पढ़ना है, जिसके अब रूइंस
प्रोविंस बचे हैं बिहार में, वो है नालंदा यूनिवर्सिटी। तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो है इनके समय में बहुत फ्लोरिश की थी और वहां पर इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को बहुत सारे दान दिलवाए थे। और जो है नालंदा यूनिवर्सिटी हर्षवर्धन के समय में बहुत प्रोग्रेस कर रही थी, बहुत ही प्रगति कर रही थी। तो इसके नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ कुछ बातें आपको लिखनी है इनके। तो नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में आपको याद रखना है कि इनके संस्थापक कौन थे, कुमारगुप्त। और नालंदा यूनिवर्सिटी जो है दो तरह की यूनिवर्सिटी थी, एक हीनयान, तो हीनयान यूनिवर्सिटी थी वल्लभी में, वल्लभी में, वल्लभी वल्लभी में। और एक यूनिवर्सिटी थी नालंदा जो कि महायान यूनिवर्सिटी थी। नालंदा कौन सी यूनिवर्सिटी थी, महायान यूनिवर्सिटी। अब हीनयान महायान में मैंने अंतर आपको बहुत बार बताया है, ये महायान यूनिवर्सिटी थी। तो हीनयान और महायान में आपको जो एक अंतर याद रखना, बस ये याद रखना है कि महायान मूर्ति पूजा में बिलीव करते थे, डोनेशन देने में बिलीव करते थे, और इनके जो रिचुअल्स थे, रीति रिवाज थे, वो कुछ कुछ ब्राह्मणिज्म जैसे हो गए थे, जैसे कि ब्राह्मणवाद में होता था, सेम ऐसे ही इन्होंने वो चीजें अडॉप्ट कर ली थी। लेकिन हीनयान बुद्धिज्म में ऐसा नहीं था, ये किसी भी मूर्ति पूजा को बढ़ावा नहीं देते थे, ये सिर्फ बुद्धा की टीचिंग्स में बिलीव रखते थे, ना ही डोनेशन देना और लेना पसंद करते थे। तो हीनयान कुछ इस तरह से है। तो इसमें आपको याद रखना, संस्थापक कौन थे, कुमारगुप्त ने ये बनवाई थी। और उसके अलावा आपको याद रखना है कि नालंदा का मतलब है ज्ञान देने वाला, ज्ञान देने वाला। तो नालंदा का मतलब है ज्ञान देने वाला। यहाँ पर जो वो होते थे टीचर्स, उनको पंडित कहते थे। यहाँ पर जो टीचर होते हैं उनको पंडित कहते थे, पर वो पंडित पूजा पाठ वाले पंडित नहीं थे, वो पंडित पढ़ाने वाले पंडित थे, तो उनको पंडित कहते थे, जो यहाँ पर टीचर्स होते थे। और यहाँ पर कम से कम 100 से 200 विलेज जो है यानी गांव है, वहां से यहाँ पर डोनेशन आता था, यानी 100 से 200 विलेज जो है यहाँ पर दान देते थे, जिससे नालंदा यूनिवर्सिटी चलती थी, ये दान देते थे। तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो है 100 से 200 गांव है जो दान देते थे, उनसे ये चलती थी। इसके अलावा आपको इसमें बात याद रखनी है कि ये एक हॉस्टल जैसी फैसिलिटी थी, जैसे कि प्रेजेंट में इसमें हॉस्टल्स होते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी हॉस्टल्स होते थे। और जो आज आप एंट्रेंस सुनते हैं, सीयूईटी, नीट या फिर जेई, ऐसे जो एंट्रेंस है ये तो अब आए हैं, लेकिन नालंदा में जो एंट्रेंस टेस्ट होता था वो इतना टफ होता था कि कई हजार स्टूडेंट में से कुछ 100 बच्चे ही उसको क्रैक कर पाते थे, और उस जो है यहाँ पर एडमिशन उनको मिल पाता था। यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, हॉस्टल्स होते थे। और विषय की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको वेद, योग, सांख्य, वेद, योग, सांख्य, और इसके अलावा भी बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ाए जाते थे नालंदा में। इसके सब्जेक्ट्स की लिस्ट काफी लंबी है, तो यहाँ पर वेदा, हीनयान डॉक्ट्रिन, सांख्य, योग, फिलोसफी भी पढ़ाई जाती थी, और अलग अलग जो है सब्जेक्ट्स यहाँ पर पढ़ाए जाते थे। इसके अलावा आपको इसमें याद रखना है कि यहाँ के कुछ प्रोफेसर रहे हैं, दीन गंगा, धर्मपाल, स्थिरामती और शीलभद्र। तो ये कुछ कुछ नाम है जिनको आपको ये नाम याद रखना है। दीन गंगा, धर्मपाल, दीन गंगा, धर्मपाल, स्थिरामती, स्थिरामती और शीलभद्र, शीलभद्र, ये यहाँ के कुछ प्रोफेसर्स रहे हैं। इनको ऐसे ही लिख लीजिएगा कि यहाँ के जो है ये प्रोफेसर रहे हैं। तो अब नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ चली गई, अब फिलहाल कहाँ है नालंदा यूनिवर्सिटी,
तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो है अराउंड, जब इसका टाइम पीरियड आपको याद रखना है, कुछ कुछ एक ऐसे याद रखना 11 से 10 सेंचुरी के आसपास का। ये वो टाइम था जब हमारे यहाँ पर अरेबिक और टर्किश इन्वेजन होने स्टार्ट हो गए थे, और यहाँ पर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का एक जनरल था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। तो उसका नाम याद रखना है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। बख्तियार खिलजी, तो बख्तियार खिलजी जो है इसने नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो ये आक्रमणकारी था, आक्रमणकारी। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने डिस्ट्रॉय किया था। तो नालंदा यूनिवर्सिटी पर जो हमला किया था वो बख्तियार खिलजी ने किया था और इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में आपको याद रखना है, इसके संस्थापक कौन थे। और ये दो यूनिवर्सिटीज थी, एक महायान यूनिवर्सिटी नालंदा में, हीनयान यूनिवर्सिटी वल्लभी में। और नालंदा का मतलब है ज्ञान देने वाला। यहाँ के जो टीचर्स थे उन्हें पंडित कहते थे। अराउंड 100 से 200 गांव यहाँ पर दान देते थे। हॉस्टल होते थे, विषय वेद, योग और सांख्य और दर्शन शास्त्र यहाँ पर पढ़ाया जाता था, यानी कि फिलोसफी भी यहाँ पर पढ़ाई जाती थी। दर्शन शास्त्र भी यहाँ पर पढ़ाया जाता था। उसके अलावा दीन गंगा, धर्मपाल, स्थिरमती, शीलभद्र और प्रोफेसर थे यहाँ के ये, और बख्तियार खिलजी ने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो इसके हर्षवर्धन के बारे में आपको यही चीजें याद रखनी है। इसके अलावा बाणभट्ट ने एक और वो लिखी है, इसकी एक और किताब है बाणभट्ट की, उसको याद रखना है, कादम्बरी। तो कादम्बरी भी आपको याद रखना है क्योंकि इसमें कादम्बरी कई बार आया है। इसमें लिखिए बाणभट्ट में ही कादम्बरी। कादम्बरी में भी इन्होंने काफी जिक्र किया हर्षवर्धन का। इसके अलावा नालंदा यूनिवर्सिटी में एक बात और याद रखनी है कि यहाँ पर अराउंड 3000 के करीब स्टूडेंट्स पढ़ते थे। तो 3000 के करीब विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ते थे, और उस समय ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट लर्निंग सेंटर था। तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण लर्निंग सेंटर था वो नालंदा था। तो दिस इज ऑल अबाउट हर्षवर्धन। और हमने आज की क्लास में जाना हर्षवर्धन से संबंधित जो स्रोत है वो आपको याद रखने हैं कि हर्ष चरित्र जो बाणभट्ट ने लिखी है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्रोत है हमारे पास। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंदा में हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई किताबें हैं जिसमें हमें और इम्पोर्टेंट जानकारी मिलती है हर्षवर्धन के बारे में। वेनसांग या चाओवांग जो एक चाइनीज ट्रैवलर था, भारत आया था। ये बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट यहाँ पर कलेक्ट करने आया था, लेकिन इसने यहाँ पर हर्षवर्धन के राज्य में भी रहा, ये पुलकेशिन के राज्य में भी रहा। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पोएट्स इम्पोर्टेंट फोर्ट्स थे या इम्पोर्टेंट छोटे छोटे एम्पायर थे, ये सभी में ये यहाँ पर रहा था। और बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमें वेनसांग के लेखों से मिलती है। तो सोनपत लेख शिलालेख या मधुबन प्लेट शिलालेख जो है, इनसे हमें जानकारी मिलती है हर्षवर्धन के बारे में। और बंसखेड़ा इंस्क्रिप्शन में हर्षवर्धन के हस्ताक्षर भी थे। तो हर्षवर्धन कहाँ से बिलोंग करते थे इसके बारे में जानिए। ये पुष्यभूति थे, ये इनकी राजधानी, पहली राजधानी थानेश्वर थी। बाद में इन्होंने कन्नौज को भी राजधानी बना लिया, क्योंकि मैंने इसकी कहानी भी बताई इनकी सिस्टर से रिलेटेड। आईहोल इंस्क्रिप्शन या एहोल इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि पुलकेशिन सेकंड ने इनको हराया था, लेकिन हमारे यहाँ हिस्टोरियंस कहते हैं कि इन्होंने पुलकेशिन को हराया था, लेकिन आईहोल इंस्क्रिप्शन में कुछ और लिखा है। इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। इनके समय में एक इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी थी जिसका नाम है नालंदा, और जिसके बारे में मैंने बताई दिया कि संस्थापक कौन थे, कुमारगुप्त। और दिस इज द होल थिंग जो आपको याद रखनी है। डिस्ट्रॉयर का नाम भी याद रखना, बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास और अबाउट हर्षवर्धन। और बने रहिए तो फ्यूचर कोचिंग के साथ, और हम अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे और कुछ नया जो है हमें हिस्ट्री में पढ़ना है। तो एंशिएंट हिस्ट्री जो है हमारा अराउंड हर्षवर्धन एंड हो जाता है। इसके बाद हम मिडेवल तक पहुंचेंगे, क्योंकि अब जो है 700 के आसपास हमारे यहाँ पर फॉरेन इन्वेजन होने लगेंगे, अरब आक्रमणकारी
और टर्किश इन्वेडर जो है, पर्शियन इन्वेडर जो है, ये हमारे यहाँ पर फिर से अटैक करना स्टार्ट कर देंगे। और फिर हमारे यहाँ पर स्टैब्लिश होगी एक ऐसी सल्तनत जो कि काफी वर्षों तक यहाँ पर राज्य करेगी, दैट इज दिल्ली सल्तनत। और उसके बाद एक माइटी एम्पायर आएगा, एक बहुत ही बड़ा और शक्तिशाली एम्पायर आएगा जिसका नाम है मुगल एम्पायर। और उसके बाद हम एक ट्रैजेक्टरी देख रहे हैं कि आफ्टर मुगल एम्पायर क्या ब्रिटिशर्स आ जाएंगे और छोटी छोटी पावर्स डेवलप होंगी, जैसे कि आप देखेंगे कि मराठा पावर जो है वो आएगी। और उसके बाद धीरे धीरे हम फ्रीडम मूवमेंट की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स पूरे देश में जो है देश पर कब्जा कर लेंगे। और उसके बाद फाइनली हम इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट हर्षवर्धन। कल फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ और कुछ अलग हम करेंगे। So thanks for watching or subscribe, share and comment on TFC, and guys stay blessed.